एसएस ऑनलाइन एटो में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम आप लोगों को समास के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक देख लें तो आज के बाद आपका एक भी समास से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एक एग्जाम में नहीं बल्कि अनेकों एग्जाम में समास से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग जरूर देखें, क्योंकि हम पूरा समास के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। यदि हम समास के बारे में चर्चा करें तो वह यह कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो वह मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति देखिए क्या होता है, का, के, की, में, पर, से, के लिए, यह सब क्या है, विभक्ति है। तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उस मिलने की क्रिया को या फिर उस मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पहला है तत्पुरुष समास। पहला क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। छठा अव्ययी भाव समास और आपको एक एक्स्ट्रा में बताएंगे नए समास। फिर से ध्यान दीजिए, समास 6 होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला भेद है तत्पुरुष समास। पहला कौन सा? तत्पुरुष समास। दूसरा अभी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कर्मधारय समास। उसके बाद द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। इतना ही नहीं, स्टार में आप लोगों को समझा देंगे नए समास। अब हम उससे आगे बताते हैं। अभी हम बात किए थे समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, जिसमें कि पहला था तत्पुरुष समास। पहला कौन सा था? तत्पुरुष समास। हालांकि आप आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी आपको बताए थे पहला तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। यदि इस समास को आप लोग अच्छा समझ गए तो आज के बाद तत्पुरुष समास नहीं छूटेगा। तो तत्पुरुष समास देखिए किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री, राजपुत्र, राजकन्या, राजमाता, राजमहल, राजरानी इत्यादि। तो अब फिर से इसको अब हम तोड़ करके पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। जिस समासिक शब्द का तो ध्यान दीजिएगा, समासिक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द में समास का अंश हो। समासिक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द में समास का अंश हो। तो कहा गया कि जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो। अब आप सोचते होंगे अंतिम और प्रथम, हाँ ध्यान दीजिए। तो अभी हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक पद हम बता चुके थे। जब 2 या 2 से अधिक मतलब कम से कम 2 पद तो मिला ही होगा। तो याद रखिएगा, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो, ऐसा लगेगा, प्रधान का मतलब होता है उसी पर मुख्य रूप से निर्भर करेगा। ऐसा लगेगा कभी कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका अंतिम खंड प्रधान है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे लिखा हुआ है राजमंत्री। क्या है? राजमंत्री। आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि राजमंत्री आ रहे हैं। राजमंत्री तो राजा का जो मंत्री होता है उसे हम राजमंत्री कहते हैं, लेकिन अभी हम बोले थे राजमंत्री आ रहे हैं। एक बार सोच करके देखिए कि वो जगह पर राजा आ रहे हैं या फिर उसका मंत्री, तो आपको भी लगेगा कि मंत्री आ रहा है। तो इसी के माध्यम से आप यह समझ लीजिएगा, जिस समासिक शब्द का अंतिम का खंड प्रधान हो, कौन सा खंड प्रधान हो? अंतिम का खंड प्रधान हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसा लगेगा कि जो भी कुछ हम बोल रहे हैं आखिरी वाले पद के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे आगे है राजपुत्र। अब जैसे हम कहें कि यह राजपुत्र है, जैसे हम बोलें कि यह राजपुत्र है। राजपुत्र अर्थात यह कि राजा का जो पुत्र होता है उसे हम राजपुत्र कहते हैं। अब एक बार आप सोच करके देखिए, राजा के बारे में बोल रहे हैं कि उसके पुत्र के बारे में, तो आप भी कहिएगा कि पुत्र के बारे में। किसके बारे में? पुत्र के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा,
जिस समासिक शब्द का अंतिम का खंड प्रधान हो, कहाँ का खंड प्रधान हो, अंतिम का खंड प्रधान हो, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री, हम मंत्री के लिए यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं। फिर राजपुत्र या राजा का जो पुत्र है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर है राजकन्या, राज का मतलब हुआ राजा और कन्या का मतलब हुआ बेटी या लड़की। राजा की जो बेटी है उसे हम कहते हैं एक शब्द में राजकन्या। क्या बोलते हैं? राजकन्या। अब जैसे हम कह रहे हैं कि यह राजकन्या है, यह कौन है? राजकन्या। तो आप एक बार सोच कर के देखिए, राजा के बारे में बता रहे हैं कि उसके बेटी के बारे में, तो बेटी के बारे में बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, जिस समासिक शब्द का अंतिम का खंड प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आगे है राजमाता। तो अब यदि हम कहते हैं कि यह राजमाता है, तो आप यह जान लीजिएगा कि राजमाता, राजा के जो माता होते हैं उसे हम राजमाता कहते हैं। तो अब जैसे हम बोलेंगे कि यह राजमाता है, आप सोच करके देखिए, राजा के बारे में बता रहे हैं कि उसके माता के बारे में, तो माता के बारे में आप भी बोलिएगा, तो अंतिम का खंड प्रधान हुआ, इसलिए यह तत्पुरुष समास है। फिर है राजमहल, राजा का जो महल है उसके लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वह है राजमहल। तो याद रखिएगा, आज के बाद कोई पूछ दे राजमहल, राजमाता, राजकन्या कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ऐसा लगेगा कि जो समासिक शब्द बोला जा रहा है इसका अंतिम खंड प्रधान है। कौन सा खंड, कौन सा खंड प्रधान है? अंतिम खंड प्रधान है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे है राजरानी, यानी कि राजा के जो रानी है उसके लिए हम एक शब्द में लिखे हैं राजरानी, अर्थात राजा की रानी को हम लोग कहते हैं राजरानी। यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जिस समासिक शब्द का अंतिम का खंड प्रधान हो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जैसे है राजमंत्री, राजपुत्र, राजकन्या, राजमाता, राजमहल, राजरानी इत्यादि। इसके अलावा और कुछ आ सकता है, तो अब इसे आगे का बताते हैं। अब अगला आपके सामने है कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द में, जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से समझिए और इस बार थोड़ा तोड़ तोड़ करके समझाते हैं। जिस समासिक शब्द में, जिस समासिक शब्द में, मतलब यह कि हम अभी बताए थे समासिक शब्द उसे कहते हैं जिसमें कि समास का अंश हो। जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो। अब थोड़ा सा समझिए अच्छा से, विशेष विशेषण उपमान उपमेय क्या होता है। ऐसा यदि आपको लगता है कि यह गुण के आधार पर, यह विशेष, यह विशेषण के आधार पर, यह विशेषता के आधार पर हम किसी का नाम और कुछ रख रहे हैं तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम सीधा भसम समझाते हैं। यदि लगेगा कि कर्म के आधार पर अपना रूप धारण किया है, कर्म के आधार पर अपना रूप धारण किया है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, जब लगेगा कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, अर्थात बहुत खूबसूरत है वह, तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है चंद्रमुखी। अब किसी का नीलकमल, जैसे है कोई कमल नीला है तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग किए नीलकमल। फिर है चरण कमल, किसी का चरण कमल के समान है, अर्थात यह ऐसा लग रहा है कि यह कर्म के आधार पर रूप धारण किया है, तो उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। तो ध्यान दीजिए, जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो, जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल, चरण कमल, इसी तरह से रहेगा। अब इससे आगे आपको बताते हैं। तो आगे अब है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। यह भी बहुत हल्का है, ध्यान दीजिए। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब तोड़ करके पढ़ते हैं। जिस समासिक शब्द, समासिक शब्द अभी हम बताए थे आपको, वैसा शब्द जिसमें कि समास का अंश हो उसे हम कहते हैं समासिक शब्द। जिस समासिक शब्द का, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, प्रथम खंड क्या हो? संख्यावाचक का।
अभी हम बताए थे कम से कम 2 खंड तो होगा, कोई भी यदि समासिक शब्द है तो। इससे पहले हम बताए थे जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास। उसके बाद बताए थे जिसमें विशेष विशेषण उपमा उपमेय का मेल हो तो उसे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में बताए थे कि जो कर्म के आधार पर अपना रूप धारण करे उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब आपको समझना है द्विगु समास। द्विगु समास हम उसे कहते हैं जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड, कौन सा खंड, प्रथम खंड क्या हो, संख्यावाचक हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में त्रि मतलब 3 कोई संख्या है। फिर चौराहा, चौराहा में 4 कोई संख्या है। पंचामृत, पंचामृत में 5 कोई संख्या है। पंचभूत, पंचभूत में 5 कोई संख्या है। अठन्नी, अठन्नी में 8 कोई संख्या है। द्वन्नी, द्वन्नी में 2 कोई संख्या है। याद रखिएगा जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास, जिसमें विशेष विशेषण उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास, और जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इससे आगे आपको समझाते हैं। अब आप उससे आगे समझिए द्वंद्व समास। तो यह भी बहुत हल्का है, ध्यान दीजिए। जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो, जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ध्यान दीजिए जिस समासिक शब्द के, जिस समासिक शब्द के, अभी हम बताए थे समासिक शब्द उसे कहते हैं जिसमें समास का अंश हो। जिस समासिक शब्द के, जिस समासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। हो सकता है आप कभी न कभी भूल जाएंगे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब दो, द्वंद्व में दोनों आएगा। द्वंद्व में क्या आएगा, दोनों। ऐसा लगेगा कि दोनों खंड प्रधान है, दोनों खंड क्या है, प्रधान है। मतलब यह जितना महत्व पहला खंड का है उतना ही महत्व दूसरा खंड का भी है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे दोनों खंड प्रधान है। तो देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे लोटा डोरी, जितना लोटा का महत्व है उतना ही डोरी का महत्व है। भात दाल, जितना भात का महत्व है उतना क्या है, दाल का महत्व। अब आप ही सोचिए यदि हम बोलते हैं कि भात दाल हमको चाहिए तो ऐसा नहीं कि वह भात देगा, ऐसा भी नहीं कि वह दाल देगा, सिर्फ दोनों देगा। अब जैसे सीताराम बोले तो सीताराम का मतलब यह नहीं होता कि केवल हम सीता के बारे में बोले हैं या केवल राम के बारे में, दोनों के बारे में बोले हैं। अब आगे है राधा कृष्ण। आप ही सोचिए राधा कृष्ण हम बोलते हैं कि लगता है कि एक का नाम लिए हैं, नहीं, दोनों का लिए हैं, राधा का भी और कृष्ण का भी। फिर है गौरी शंकर, गौरी शंकर। अब जो हम बोले हैं क्या लगता है कि एक का नाम लिए हैं, नहीं, दोनों का नाम लिए, गौरी का भी और शंकर का भी। उसके बाद है रात दिन, जिस तरह से रात का महत्व है उसी तरह से दिन का महत्व है। अब इसमें शॉर्टकट में आपको हम बताते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा आपको लगेगा कि एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत, उल्टा है। जैसे लोटा डोरी, भात दाल, सीताराम, फिर राधा कृष्ण, गौरी शंकर, रात दिन, घर बाहर, इस रूप में रहेगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास, द्वंद्व समास। फिर से ध्यान दीजिए समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद, 6 भेद। पहला बताए थे तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड क्या हो, प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास। दूसरा बताए थे कर्मधारय समास, जिसमें विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास। और दूसरा शब्दों में आपको बोले हैं कि जो कर्म के आधार पर अपना रूप धारण करता है उसे कर्मधारय समास। तीसरा आ जाएगा द्विगु समास, जिसके बारे में बताए थे जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास। और अभी हम बता रहे थे आपको द्वंद्व समास। जब ऐसा लगेगा कि कोई समासिक शब्द है और उसका दोनों खंड क्या है, प्रधान है, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब इससे हम आपको आगे बताएंगे। अब आपको हम बहुब्रीहि समास के बारे में बताते हैं। तो जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास। फिर से ध्यान दीजिए समास के 6 भेद होते हैं। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द का पहला खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास,
जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिसमें विशेष विशेषण उपमा और उपमेय का मेल हो उसे हम कर्मधारय समास। और अभी हम आपको बता रहे हैं बहुव्रीहि समास। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए आप लोग एक बार। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे लिखे लंबोदर, फिर है चंद्रशेखर, फिर है चतुर्भुज इत्यादि। तो जैसे लंबोदर है, लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर हो लंबा, अर्थात गणेश जी आप देखिएगा उसका उदर जो होता है, उदर बोलते हैं पेट को, पेट काफी लंबा होता है इसलिए उसको हम लंबोदर कहते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आप देखे होंगे शंकर जी जो है उनके सिर पर चंद्रमा है, तो उस स्थिति में हम उनको कहते हैं चंद्रशेखर, मतलब जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग जो करते हैं वह यह है चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर। फिर से ध्यान दीजिए, जिसका उदर हो लंबा उसे कहते हैं लंबोदर। जिसके सिर पर हो चंद्रमा उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। फिर चतुर्भुज, जिसका चार भुजाएं हो, अर्थात विष्णु जी आप लोग देखे होंगे विष्णु जी को चार भुजा होते हैं तो उसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं वह है चतुर्भुज। इसलिए आप याद रखिएगा, यदि आपको कोई पूछे लंबोदर कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अब इससे आगे हम आपको बताते हैं। अब आगे है अव्ययी भाव समास। तो ध्यान दीजिए, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे लिखे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह इत्यादि। फिर से देखिए, यथाशक्ति कोई पूछ दे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। तो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से ध्यान दीजिए, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो ऐसा आपको लगेगा जो भी कुछ है वह पहला ही खंड है। जैसे है प्रतिदिन, हम किसी को बोले कि प्रतिदिन आना है पढ़ने के लिए, हम किसी को बोल रहे हैं कि प्रतिदिन आना है पढ़ने के लिए, तो प्रतिदिन का मतलब यह हुआ कि रोज आना है, प्रत्येक दिन आना है। उसके बाद प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह। अब किसी को हम बोले प्रत्येक वर्ष मेला जाना है, तो प्रत्येक वर्ष का मतलब क्या हुआ? हर साल। तो वर्ष का मतलब ऐसे हो जाता है सिर्फ साल, लेकिन प्रत्येक वर्ष का मतलब यह हुआ, प्रति वर्ष का मतलब यह हुआ हर एक साल। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। फिर प्रतिदिन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रतिफल भी, प्रतिफल, प्रतिदिन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रतिपल अव्ययी भाव समास। प्रतिवर्ष अव्ययी भाव समास। प्रतिमाह यह भी अव्ययी भाव समास। आप शायद यह समझ गए होंगे। अब एक स्टार वाला बचा हुआ है वह भी समझा देते हैं। अब आपको हम नए समास के बारे में बताते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसा समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द जिसमें कि सबसे पहले ओ या नो दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे? ओ या नो शुरू में दिखाई दे दे तो उसे हम सीधा बोलेंगे नए समास। क्या बोलेंगे? नए समास। जैसे अभाव, अभाव में ओ लगा है आगे तो इसे नए समास बोलेंगे। फिर अनंत है, अनंत में ओ लगा है आगे तो यह नए समास। अन्याय, अन्याय में आगे क्या है? ओ, तो नए समास। फिर अभय है, इसमें भी ओ लगा हुआ है तो यह नए समास हुआ। फिर हम क्या बोले थे? ओ या नो या ना भी मिल सकता है तो इसे हम नए समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? नए समास। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अंतिम खंड प्रधान होगा तो तत्पुरुष और प्रथम खंड प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास। फिर से सुनिए, जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। और जबकि जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। जिसमें
विशेष विशेषण उपमा उपमेय का मेल हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो उसे बहुव्रीहि समास। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके।